नमस्कार, मैं विकास याज्ञिक और आप सभी का आपके ही अपने चैनल विकास याज्ञिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम एक बार फिर से एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल जानते हैं। टाइटल है द टू फ्रेंड्स। टू यानी दो, फ्रेंड यानी दोस्त। दो दोस्तों की आज की हमारी स्टोरी है। ठीक है, हमारा टाइटल है दो दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ लायन हु वॉज द किंग ऑफ द जंगल। वंस देयर यानी एक बार, देयर लिव्ड अ लायन एक शेर रहता था। लिव का मतलब होता है रहना, लेकिन लिव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म रहता था। अ लायन यानी एक शेर, एक शेर रहता था। हु यानी जो, हु का मतलब कौन नहीं, क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न नहीं पूछा गया इसमें। तो कभी कभी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमेशा वर्ड वाइज एक वर्ड की मीनिंग के हिसाब से नहीं चलते कि हु तो कौन, ऐसा नहीं, हमेशा सेंस के हिसाब से ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो एक शेर रहता था। हु यानी जो, वॉज यानी था, जो था। द किंग यानी राजा, ऑफ द जंगल यानी जंगल का। एक बार एक शेर रहता था जो जंगल का राजा था। ठीक है, हिज फेवरेट पास्ट टाइम वाज टू सिट बाय द सी। हिज फेवरेट उसका पसंदीदा, पास्ट टाइम यानी सगल शैली, उसका पसंदीदा सगल शैली, वॉज यानी था, उसका पसंदीदा सगल शैली था। शिट यानी बैठना, बाय द सी यानी समुद्र के किनारे, उसका पसंदीदा सगल शैली समुद्र के किनारे बैठना था। ठीक है, आगे क्या हुआ। वन डे एक दिन, ही सो उसने देखा, अ ब्यूटीफुल डॉल्फिन एक सुंदर डॉल्फिन। डॉल्फिन एक मछली का नाम होता है। ठीक है, जिसका नाम डॉल्फिन होता है। एक मछली होती है जो भी पानी में रहती है और उसका नाम डॉल्फिन होता है। तो उसने एक दिन एक सुंदर डॉल्फिन को देखा, प्लेइंग यानी खेलते हुए, इन द वाटर यानी पानी में। एक दिन उसने एक सुंदर मछली को, सुंदर डॉल्फिन को पानी में खेलते हुए देखा। किसने देखा? एक शेर ने, जो जंगल का राजा था और उसका पसंदीदा सगल शैली क्या था? समुद्र के किनारे बैठना। अब उसने एक दिन समुद्र किनारे जब वो बैठता था तो मछलियाँ तो जो है पानी में रहती, समुद्र में ही रहती। तो उसने एक दिन एक सुंदर डॉल्फिन को देखा पानी में खेलते हुए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या हुआ। द एक्साइटेड लायन कॉल्ड आउट, यानी द एक्साइटेड उत्तेजित, बहुत ही उत्तेजित होते हैं तो उसे एक्साइटेड बोला जाता है। तो उत्तेजित शेर ने कॉल्ड आउट यानी पुकारा। कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारना, किसी को पुकारते हैं तो कॉल्ड आउट का यूज करते हैं। तो उत्तेजित शेर ने पुकारा, ओह डॉल्फिन, ओह डॉल्फिन, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम बनोगी? माई फ्रेंड यानी मेरी दोस्त, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, क्लियर, इसीलिए तो बिल का यूज किया गया। ठीक। द डॉल्फिन रिप्लाइड यानी डॉल्फिन ने उत्तर दिया, ऑफ कोर्स यानी बेशक, इट विल बी माई प्लेजर, यह होगी, क्या होगी? माई प्लेजर यानी मेरी खुशी। कभी कभी खुशी प्रसन्न को प्लेजर का भी यूज किया जाता है, यानी कि हैप्पी का भी यूज किया जाता है और प्लेजर का भी यूज किया जाता है। तो यह होगी माई प्लेजर यानी मेरी खुशी, यह मेरी खुशी होगी अगर आप मुझे अपना दोस्त बनाओ तो। ठीक है, शेर ने पूछा था तो डॉल्फिन ने उत्तर दिया कि यह मेरी खुशी होगी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, दैट डे यानी उस दिन से, फ्रॉम का मतलब से, उस दिन से यानी उस दिन के बाद से। ऑन वर्ड का मतलब होता है आगे से या फिर बाद से, तो इसके लिए ऑन वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो उस दिन के बाद से द टू बिकम वेरी गुड फ्रेंड, टू बिकम यानी दोनों बन गए, वेरी गुड फ्रेंड यानी बहुत अच्छे दोस्त। उस दिन के बाद से दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बिकम का मतलब होता है बनना। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, शायद आप जानते भी हैं सब। आगे क्या हुआ। वन डे एक दिन, एस द लायन वॉज सिटिंग बाय द सी। वन डे एक दिन, एस यानी जैसे ही, द लायन वॉज सिटिंग शेर बैठा था, सिटिंग यानी बैठा था, बाय द सी यानी समुद्र के किनारे।
एक दिन जैसे ही शेर समुद्र के किनारे बैठा था, ही वॉज सडनली अटैक बाय अ रेजिंग बुल। उस पर किया गया, ही वॉज यानी उस पर किया गया, वॉज का मतलब था नहीं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है तो सेंस निकलता है था, थे, थी का। लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वहाँ पर पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो ही वॉज उस पर किया गया सडनली यानी अचानक, सडनली यानी अचानक, अटैक यानी हमला, उस पर अचानक हमला किया गया बाय अ रेजिंग बुल। बुल का मतलब होता है सांड और रेजिंग का मतलब होता है उग्र यानी नाराज बैल के, बुल यानी सांड के द्वारा, बुल का मतलब सांड। ठीक है, तो उस पर अचानक एक उग्र सांड के द्वारा हमला किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, द लायन वॉज टेकन अबैक, शेर रह गया, कैसा रह गया, चकित। शेर टेकन का मतलब रह गया, अबैक यानी चकित, शेर चकित रह गया। ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा, हेल्प मी डॉल्फिन, डॉल्फिन मेरी मदद करो। बट लेकिन द पुअर डॉल्फिन कॉल्ड नॉट हेल्प एज वुड हैव डेड इफ सी कम आउट ऑफ वाटर। देखिए, अब ध्यान से देखिए, बट लेकिन यहाँ पे उसने पुकारा, ही कॉल्ड आउट हेल्प मी डॉल्फिन, डॉल्फिन मेरी मदद करो। बट लेकिन द पुअर डॉल्फिन, बेचारी डॉल्फिन या फिर गरीब डॉल्फिन तो नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर सेंस के हिसाब से चला जाता है, तो बेचारी डॉल्फिन कुड नॉट हेल्प यानी मदद नहीं कर सकती थी, एस क्योंकि वुड हैव डेड वह मर जाती, इफ़ अगर शी कम आउट ऑफ वाटर अगर वह पानी से इफ़ यानी अगर सी कम वह आती, आउट यानी बाहर, और वाटर यानी अगर वह पानी से बाहर आती तो वो मर जाती, इसलिए वो मदद नहीं कर सकती थी। अब देखो, द लायन वॉज eventually defeated by the bull, but he was very angry with the dolphin. शेर अंततः शेर को पराजित कर दिया। देखो, eventually का मतलब होता है अंततः या फिर आखिरकार, और lion was यानी शेर को कर दिया, अंततः शेर को कर दिया। हमने कहा यहाँ पे वॉज का मतलब था, थी नहीं निकलेगा क्योंकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस चल रहे हैं, क्योंकि वर्ब की इनके साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। ये ग्रामर के हिसाब से चलते हैं, आपको अगर नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वॉज के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो था, थी का सेंस नहीं निकलता है। तो एवेंचुअली यानी आखिरकार, लायन वॉज यानी शेर को डिफीटेड यानी पराजित कर दिया गया, बाय द बुल यानी सांड के द्वारा, बैल के द्वारा उसे पराजित कर दिया गया आखिरकार या फिर अंततः। ठीक है, बट लेकिन ही वॉज वेरी एंग्री विद द डॉल्फिन, बट लेकिन ही वॉज वह था वेरी एंग्री बहुत नाराज, विद द डॉल्फिन यानी डॉल्फिन से, लेकिन वह डॉल्फिन से बहुत नाराज था। द पुअर डॉल्फिन बेचारी डॉल्फिन क्राइड यानी रोई, एंड एक्सप्लेन्ड और समझाया, एवरीथिंग सब कुछ, टू हिम यानी उसे। बेचारी डॉल्फिन रोई और उसे सब कुछ समझाया। किसे समझाया? शेर को। द लायन अंडरस्टूड है तो शेर सब कुछ समझ गया, दैट एवरीवन कि हर कोई, दैट यानी कि हर कोई, वॉज हेल्प यानी बेबस है, इन फ्रॉम्ट ऑफ नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति, फ्रॉम्ट यानी आगे, यानी हर कोई नेचर यानी प्रकृति के आगे बेबस है, असहाय है। तो द लायन अंडरस्टूड, शेर सब कुछ समझ गया, अंडरस्टूड यानी अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड कहते हैं अंडरस्टैंड, शेर सब कुछ समझ गया, द एवरीवन कि हर कोई, वॉज हेल्प यानी बेबस है, इन फ्रॉम्ट ऑफ नेचर यानी प्रकृति के आगे, ही फॉरगिव द डॉल्फिन यानी उसने डॉल्फिन को माफ़ कर दिया। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कि एक शेर था जो उसकी शक्ल शैली था कि वो समुद्र के किनारे बैठता था, और एक दिन उसने डॉल्फिन को पानी में खेलते हुए देखा तो उसने डॉल्फिन को अपना फ्रेंड बना लिया। उसके बाद क्या हुआ? ऑफ कोर्स
इट विल बी प्लेश्योर, उसकी खुशी थी कि वो मुझे दोस्त बनाए। किसकी खुशी थी? डॉल्फिन की। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड टू द बिकम वेरी गुड फ्रेंड, उस दिन के बाद से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वन डे, एक दिन, एज द लाइट वॉज सिटिंग बाई द सी, एक दिन शेर समुद्र के किनारे बैठा था। ही वॉज सडनली अटैक बाई रेजिन बुल, यानी उग्र बैल के द्वारा उस पर हमला किया गया। द लायन वॉज टेकन अबैक, और जो शेर था वो चकित रह गया। ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा, हेल्प मी डॉल्फिन, डॉल्फिन मेरी मदद करो। बट द पुअर डॉल्फिन कुड नॉट हेल्प, लेकिन बेचारी डॉल्फिन मदद नहीं कर सकती थी। एस क्योंकि शी वुड हैव डेड इफ़ सी कम आउट ऑफ वाटर, अगर वह मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर वह पानी से बाहर आती तो वह मर जाती। डेड यानी मरना। द लायन वॉज एवेंचुअली डिफीटेड बाई द बुल, बट ही वॉज वेरी एंग्री विद द डॉल्फिन। लायन वॉज एवेंचुअली, आखिरकार पराजित कर दिया शेर को, बाई द बुल यानी सांड के बैल के द्वारा। बट लेकिन ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत नाराज़ था, विद द डॉल्फिन यानी डॉल्फिन से। द पुअर डॉल्फिन क्राइड, बेचारी गरीब डॉल्फिन यानी बेचारी डॉल्फिन वो रोई एंड एक्सप्लेंड, और समझाया एवरीथिंग यानी सब कुछ, टू हिम यानी उसे। द लायन अंडरस्टूड यानी वो सब कुछ समझ गया, शेर सब कुछ समझ गया। द एवरीवन की हर कोई, वॉज हेल्प्स यानी बेबस है, इन फ्रंट ऑफ नेचर यानी प्रकृति के आगे। ही फॉरगिव द डॉल्फिन, और उसने डॉल्फिन को माफ़ कर दिया। तो हमने दोबारा रिपीट करके आपको बताया, ये थी हमारी स्टोरी जिसे हमने बहुत आसान शब्दों में ट्रांसलेट करने की कोशिश पूरी की। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर वीडियो हम आपके लिए ले आ सकें। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ट्रांसलेशन का एक अहम रोल होता है, चाहे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हो या फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन हो। लेकिन इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन एक अहम इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम मीनिंग जो समझते हैं, इससे हमारी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है तो फिर हम हिंदी वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी पर एक बहुत अच्छी पकड़ बन जाती है। और थोड़ा बहुत आपको बेसिक ग्रामर पर ध्यान देना होगा, वोकैबुलरी यहाँ से कंप्लीट करेंगे, और धीरे धीरे हम यहाँ पर ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, किस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है, और हिंदी से इंग्लिश को भी ट्रांसलेट करेंगे। तो धीरे धीरे हम अपनी इंग्लिश को आप पकड़ बना सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में फ्लुएंट इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।